हेलो एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका रमनीता अकेडमी चैनल पर। आज हमारी कहानी है अमृतसर आ गया, जो भीष्म सानी द्वारा रचित है। तो पहले हम थोड़ा सा भीष्म सानी के बारे में जान लेते हैं। भीष्म सानी का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर, प्रगतिशील लेखक और उपन्यासकार, विशेषकर तमस के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तमस जो उपन्यास जो हमें नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसके लिए जी प्रसिद्ध थे। उन्होंने विभाजन की त्रासदी, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को बेहद जीवंतता से चित्रित किया। उनकी कहानियाँ मध्यवर्गीय जीवन, सांप्रदायिकता, बच्चों के मनोविज्ञान और मानवीय मूल्यों के संघर्ष को दर्शाती है, जो यथार्थवाद मतलब रियलिज्म की गहरी पकड़ रखती है। तो यहाँ पर इनका ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था 1915 में। आगे देखते हैं इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ये देख लेते हैं। भाग्य रेखा, इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है, महत्वपूर्ण है। पहला पाठ भटका हुआ राही, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा और निशाचर जी इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 10। आगे हम इनकी कहानियाँ देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ उनके बारे में जान लेते हैं। पहले कहानी अमृतसर आ गया। तो ये किस विषय पर है? विभाजन के दौरान सांप्रदायिक उन्माद और ट्रेन में हिंसा का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण। इसमें अमृतसर आ गया। दूसरे में क्या है? जीव की दावत, ये हमने पढ़ ली है, ये भी हमें नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। तो इसका विषय मैंने आपको वहाँ पर बताया, फिर से बता देती हूँ। जीव की दावत मध्यवर्गीय जीवन में दिखावे और वृद्ध माता पिता की उपेक्षा की मर्मस्पर्शी कहानी है। तो अमृतसर आ गया किस पे? विभाजन के दौरान सांप्रदायिक उन्माद और जीव की दावत वृद्ध माता पिता की उपेक्षा की मर्मस्पर्शी कहानी। पाली में क्या है? विभाजन की विवक्षा में एक बच्चे की पहचान के संकट को दर्शाती है। खिलौना, इसमें बाल मनोविज्ञान है और गरीबी से उपजी हीन भावना पर आधारित। शोभा यात्रा, इसमें क्या है? तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक विद्वता का पर करारा व्यंग। तो ये हमें जानना, इनके लिए थोड़ा इनके बारे में जानना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम भीष्म सानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी है भीष्म सानी की है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भीष्म सानी की प्रसिद्ध कहानी जो हमने आज पढ़नी है, अमृतसर आ गया। उसके कुछ मुख्य रूप से इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। जो मार्मिक कहानी, उनके कहानी संग्रह पटरियाँ 1973 में संकलित है। तो कहानी संग्रह का नाम क्या है? 1973। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बेहवा दौर और दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो इसमें मुख्य विवरण देखते हैं। लेखक हैं भीष्म सानी, प्रकाशन वर्ष 1973 है। कहानी संग्रह पटरियाँ में प्रकाशित हुआ था 1973 में। विषय क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन, सांप्रदायिक और विनाश। तो ये था, हमने थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे इसको जाना। आगे अब पढ़ते हैं हम इसको डिटेल में। तो देखते हैं आगे। अब शुरू होती है हमारी कहानी अमृतसर आ गया। तो गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी। कौन थे? सरदार जी ने मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। किसके? सरदार जी जो थे वो उनको किसके देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। लाम के, ध्यान रखना है। वे लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। कहाँ? बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। और बात बात पर ही करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। डिब्बे में 3 पठान थे। कितने? 3 पठान व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था।
वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उनका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वह आपस में पश्तो में बातें करने लगता था। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर डांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। वहीं कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी होंगे। तो ये बता रहे हैं जो ट्रेन में जो थे, अतः मुझे याद नहीं। आगे देखते हैं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की लहरियां उठ रही थी और मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। ध्यान रखने कहाँ जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी जुटपुट में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यवहार भी जुटपुटे में बीता जान पड़ता है। यूं यूं भविष्य के पट्टे खुलते जाते हैं, ये जुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जा बसेंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। हमने पढ़ा ना विभाजन की त्रासदी पर है, तो ये विभाजन की बातें हो रही हैं आगे। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और जोम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस जुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। इस अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन, ध्यान रखना किसका स्टेशन आ गया, झेलम का स्टेशन आ चुका था। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उनमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों में को देने लगा। फिर वही हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। आगे, काले बाबू ताकत आएगी। काले मीन्स खा ले, अपनी भाषा में बोला काले बाबू ताकत आएगी। ऐसा हो जाएगा, मतलब हमारी तरह हो जाएगा। बीवी तेरे साथ खुश रहेगी, मीन्स खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है, मतलब तू दाल खाता है और इसके लिए पतला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंस कर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ऊपर बैठा पठान चाह कर बोला, ओ हजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है। तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात है, खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोलते ही करने लगे। सरदार जी कहने लगे कि ये इसलिए नहीं खा रहा है कि आप ना बिना हाथ धोए, मतलब आप खा रहे हो तो इसके लिए, इसके हाथ नहीं अच्छे हैं, इसके लिए, मतलब इसको लग रहा है कि आपके हाथ अच्छे नहीं हैं, इसके लिए नहीं खा रहा है। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आंधी तोंद सींट के नीचे लटक रही थी।
तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी ही करने लगा। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, फिर कह का उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उठते चढ़ते रहते। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेकलूफी आ गई थी। ओ इधर आप बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा पानी की बातें करेंगे। तुम किस स्टेशन तभी किस स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। फिर कोई स्टेशन आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वो था वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। क्या कि वजीराबाद, ध्यान रखना है, पहले झेलम फिर वजीराबाद। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भाग कर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी से बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग रहे थे। इस तरह घबरा कर भागते हुए लोगों को देख चुका था। देखते ही देखे प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। ठीक है, आगे। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, हटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफार्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ गुस्सा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए गुस्से आते हो, आवाजें आ रही हैं। जितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उनका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वहीं सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। मतलब वो कपड़ों से अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके मैले कपड़े, लगता है कि ये हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजों की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का स्तूप अंदर की ओर घसीटने लगा। काले रंग का, आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई। उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी ने कूला के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे और कोई डिब्बा नहीं मिला और जात को भी जहां उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हांफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंदी हाट की पट्टियां अंदर खींचने लगी। टिकट है जी मेरे पास, वो बोला, मेरे पास टिकट है, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखा या नहीं, इधर इधर जगह नहीं है। और पठान ने आप देखा ना ताप आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था।
वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में ही धकेल दिया जहां लाल वर्दी वाला एक कुल्ली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कर लाई जा रही थी। ए नेक वक्तो, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा। जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी। उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी खड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का ढंढरा पकड़कर नीचे उतरने लगा। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर पत्नी कलेजे को दोनों हाथों में दबाए हाय हाय करते नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ ही बहरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले पतले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वह लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य दिखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूम कर डिब्बे के अंदर देखा तो दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपने अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया था। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बों में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देख रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन है ये? डिब्बे में किसने पूछा। उन पठानों को पता चल गया था कि कौन सा स्टेशन है। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया कि वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठान के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिब्बियां निकाल ली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। नस्वार एक नशा होता है। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियां निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माले जपे जा रही थी। किसी वक्त उसके बुदबुदाते होंठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक बिश्ती पीठ पर पानी मुशक्कल लादे प्लेटफॉर्म ला कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहाड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आकाश में दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्दे की औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है।
वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उसे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हल्का कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जूं के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखने जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सिर पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मणकों की तस्वीर निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुर निकल आया। कौन सा स्टेशन आ गया अब? हरबंसपुर। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक के। उसी वक्त डिब्बों में अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्वीर वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचू और खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया। एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तब इंजन ने सीटी दी और एकदम एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ती जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ वह पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की। और पहले उसने उन पर वार किया था, अब वो करने लगा। अपने अपने जब स्टेशन आ रहे थे तो अपने अपने स्टेशन पे वो एक दूसरे पे वार कर रहे थे। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तस्वीर वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को तेजी देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी में हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकन नहीं करो, बकबकन नहीं करो। ओ हजीर के तुखम, गाली मत बको। हमने बोल दिया हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देखो, पहले जे पीछे चुप बैठा था। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सीट से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोले, ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर में सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लाज ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया पठान पे। ओ हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था। हमने भी निकाला। जे इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, बे जीन जोगियो, आराम नाल बैठो। मैं रब दिए बंदियो, कुछ होश करो। ध्यान रखना किसने कहा था।
उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं इस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। अमृतसर का प्लेटफॉर्म भी आ गया। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बे के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ था, कहाँ पर दंगा हुआ था। हचाहच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 होमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वह उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे से निकल गया था। उसको डर था कि अब ये पठान मेरे पे वार करेंगे। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे में तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के सत्र पर होने लगा था। होमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छंटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट जुड़ रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरी साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने खोल के छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, मार सबके सब निकल गए। फिर बैसी उठाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बारी सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियाँ खा ली थी और पानी भी पी लिया था। गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उनके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक और को लुढ़क रहा था, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार पर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विवश मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी, पर अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक दुमिल सा काला पुंज नजर आया।
नींद की खुमारी मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पो फटने वाली है। मेरे पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना, लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की से बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे हाथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा, बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है इधर? जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गड़गड़ाने लगा, खुदा के वास्ते खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में शर्ट चमकते देखा। एक ही भरपूर बार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे शर्ट के बार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी हिस्ट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इसी बीच अंधेरा कुछ और क्षण गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उसमें सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल शेक के ही कारण होंठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाई और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद ये समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया। वो मर गया था। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजों में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता था, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधेरे कोने में खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने शर्ट को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा।
सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह वहाँ खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूम कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे जुट-पुट छंटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। खड़काकर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत महत्वपूर्ण है। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वह पठान डिब्बे से निकल गए थे। जहां बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विवश सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। जे महत्वपूर्ण है यहाँ से लेके जे जो था, बड़े जीवट वाले हो बाबू, ये वाला जो महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई कहानी। आगे हम देखेंगे इससे बाद दूसरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर लें और शेयर भी करना और कमेंट करना। रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।